नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या मोदी जी समझ गए थे कि अगर 30 तारीख को वो नागपुर नहीं गए तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे? क्या मोदी जी को ये समझ में आ गया था कि अब राजनीतिक मजबूरी ऐसी है कि संघ को साधना जरूरी है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्वलंत सवाल है। मैं आज आपके उस पत्रकार को आपके साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है मैंने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जब छुट्टी मनाने जाते थे उनके साथ रहते थे। वाजपेयी मंत्रिमंडल के एक एक मिनिस्टर से उनकी दोस्ती थी, वाजपेयी जी से खुद निजी मित्रता थी। उस दौर में उन्होंने वाजपेयी जी के संघ के रिश्तों को महसूस किया है। उन्होंने बताया है कि संघ का दृष्टिकोण क्या है, और अब मोदी जी समझ गए थे कि अब संघ उनको निपटाना चाहता है। बहुत ज्यादा रहस्य नहीं खोल रहा हूं, सीधे चल रहा हूं अज्ञान प्रकाश जी के पास। आज की बातचीत में आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये जो हिंदू 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 कह रहे हैं, लाल कृष्ण वानी जब योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा लेकर निकले थे तो पत्ते पिट गए थे। मतलब आप अगर हिंदू 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 का उग्रवाद फैलाएंगे तो 20% वोट पे टिक जाएंगे, सरकार कभी नहीं बना पाएंगे। जबरदस्त बातचीत, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अज्ञान प्रकाश के 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका। बहुत बहुत अज्ञान प्रकाश जी, बड़े लंबे समय से मेरा मन था मैं आपसे बातचीत करूं। कुछ आप व्यस्त रहे इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रिश्ते कुछ बन रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं। जेपी नड्डा ने जो खतरनाक बयान दे दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, उसने शायद मुझे लगता है कि संघ को बहुत अंदर से दुखी कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि कभी इस तरह बयान आ सकता है। आपने तो वो दौर भी देखा है, आपने कवर भी किया है, आपने रिपोर्ट भी किया है जब वाजपेयी और बाला साहब देवरस के रिश्ते खराब हुए थे। लेकिन तब भी मुझे लगता है, याद जहां तक मुझे आ रहा है, किसी ने हिम्मत नहीं की थी। आपको क्या लगता है ये जो रिश्ते बिगड़े हैं मोदी और भागवत के बीच में, अब क्या क्या होना बाकी है और क्या क्या होगा भी? बहुत अच्छा सवाल है संजय। मैं आपको हमेशा सुनता हूं और आप मेरी पर्सनल फेवरेट हो गए। आपके चैनल में बाकी लोगों का नहीं सुनता और आपको जरूर सुनता हूँ। कुछ अलग आप अपनी बात रखते हो और आपकी एनालिसिस का स्टाइल अलग है जो आज के तमाशे में नहीं नजर आता। सवाल बहुत अच्छा है। संघ और बीजेपी का टकराव हमेशा से रहा है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपसे कोई पत्रकार हिंदुस्तान का नहीं कह सकता। दावा करके ठोक के कह रहा हूँ ये, ठीक है? किसी को भी आप बुला लीजिएगा और नीचे मेरे नाम से चलाइएगा ये सुपर कि मैंने ये कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने, अब किस व्यक्तित्व का मैं नाम ले रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जब भी वो छुट्टी पर जाते थे मनाली, प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं जाता था। शाम का दौर होता था और बातचीत होती थी। और खैर मतलब बहुत अलग व्यक्तित्व था। ऐसा व्यक्तित्व बीजेपी नहीं पैदा कर सकती दूसरा। तो मैंने कभी लेफ्ट को नहीं पढ़ा। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में लेफ्ट को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो एक दिन आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और उसका, ये सारा आपके सवाल से जुड़ा है, और उसका जो पॉलिटिकल ऑफशूट होता है उसका रिश्ता क्या होता है और मतलब क्या होता है, ये मैंने उनसे पूछा। उनसे बेहतर कौन बता सकता है? तो वो तो जनसंघ में भी थे और जनसंघ से ट्रांजिशन हुआ बीजेपी का, तो उसके भी वो हिस्सा रहे। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया और मैं सच में दावे से कहता हूँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उनका ये कहना था और मानना था कि जब आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से निकली हुई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पावर में आती है तो सबसे ज्यादा फायदा आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को होता है। जो सत्ता का रस प्राप्ति इनको होती है वो किसी को नहीं होती। दुनिया भर में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही बदलकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो है, इन्होंने अपने को अलग रखा। और आरएसएस ने हमेशा ये ड्रामेबाजी की कि हम तो सांस्कृतिक संस्था है और फलाना है, कभी इधर टाई अप कर लिया, कभी उधर टाई अप कर लिया। प्योर पॉलिटिक्स करती है
आरएसएस, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी किसी को मैं पहले भी बहसों में कह चुका हूं, अपने शोज में 22 साल में कह चुका हूं, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नो बीजेपी विद नो आरएसएस, सिंपल है। तो ये अटल जी के खुद के शब्द मैं आपको आज बता रहा हूं। तो देखिए क्या है, ये है बार्गेनिंग का गेम। जो प्रश्न आपने इतना अच्छा पूछा, ये स्पष्ट बार्गेनिंग का गेम है, गिव एंड टेक का गेम है। और गिव एंड टेक का गेम इसलिए है क्योंकि जब 2013 में आपने उसके अंत में ये तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे और इस तरह की बैकिंग और माहौल नरेंद्र मोदी के लिए बन गया, और वो सही भी साबित हुआ, 2014 में उनकी गवर्नमेंट आई, तो तब आप मोदी को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। ठीक है, उन्हीं के व्यक्ति थे, उनके प्रचारक थे, ये भी नहीं कि खाली रिश्ता था आरएसएस से। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हुए जिनका रिश्ता रहा है आरएसएस से, वो तो वहीं से निकले थे, उसी स्कूल से पढ़ के आए थे ना। तो कभी ना कभी तो प्रिंसिपल साहब उम्मीद करेंगे ना कि उनको भी हाथ जोड़ दें। प्रिंसिपल साहब ये तो नहीं उम्मीद करेंगे कि स्कूल के सामने से वो निकल जाए और देखे भी ना पलट के 10 साल उनको समय ही ना निकले नागपुर जाने का। आपके स्कूल के रियूनियन में बुलाया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, तो आप गर्व से जाते हैं ना अपने स्कूल। ये तो जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। हाँ, जा ही नहीं रहे। मैंने आपको रिश्ता समझाया ना अटल जी की परिभाषा से। तो बिल्कुल ठीक बात। और वो उसको मानते थे। तो वो कई मुद्दों पर, अरे उनकी सरकार जो इंडिया शाइनिंग के कैंपेन पर हारी, उसका तो आरएसएस के संगठनों ने, भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों ने आर्थिक मुद्दों पर औपचारिक विरोध किया है, सड़कों पर आकर विरोध किया है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जसवंत सिंह जैसे लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर औपचारिक विरोध हुआ है। तो अब रिश्ता समझ गए। तो ये मेरे लिए, जब भी मैं ये सुनता हूं ना, ये तनातनी की कहानी और खिंचाव हो गया और बदलाव हो गया और ये हो गया, मुझे कतई भी ये नहीं, पहली बात नई नजर नहीं आती, और दूसरी बात, इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है, एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। ये कैसे पारंपरिक रूप से, हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, पारंपरिक रूप से नरेंद्र मोदी क्या सरप्राइज देंगे, वो सरप्राइज देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़े तो इनके राइट विंग पॉलिटिक्स के जीवन में सरप्राइज देने वाली संस्था कौन है? आरएसएस। लाल कृष्ण आडवाणी को न बनाकर सरप्राइज किसने दिया था? मैंने दिया था, आपने दिया था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक पालनपुर की, मेरी किताब में लिखा हुआ है, पालनपुर की छोटी सी सभा से में मोरोपंत पिंगले कहते हैं कि राम मंदिर को मुद्दा बनना चाहिए क्योंकि हिंदू वहां पूजा नहीं कर पाते। वहां से उस विषय को पकड़ते हैं लाल कृष्ण आडवाणी और कहां लेकर जाते हैं बीजेपी को। मैगजीन के कवर पर क्या छपता है? द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। वो मैगजीन का कवर आरएसएस ने नहीं पढ़ा क्या? उन्होंने भी पढ़ा, वो आज तक वेटिंग ही हो गए। ये किसका खेल था? सही बात, आरएसएस का खेल। और बीच में गोविंदाचार्य से मुखौटा भी बुलवा दिया। हाँ, पहले संघ का आकलन करिए। हाँ, ये गणित सही है। आज हो रहा है वही। मैं सिर्फ एक प्रश्न उठा रहा हूं आपके इतने लोकप्रिय मंच से कि 18 तकरीबन साल, एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, 18 साल से हाशिए पर पड़े संजय जोशी 3 महीने 4 महीने में नाम क्यों हो गए? संजय जी को मैं जानता हूं, हमेशा से एक्टिव है। 1998 जहां तक सही साल मुझे पता है, 98 से तो मतलब मैंने लगातार हर बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री और संघ को करीब से देखा है। तो संजय जोशी को भी देखा है, और संजय जोशी कितने एक्टिव थे वो भी देखा है। गुजरात का समय नरेंद्र मोदी का देखा है, संजय जोशी क्या हैसियत रखते थे वो देखा है, प्रमोद क्या हैसियत रखते थे वो देखा है, ये सब देखा है ना। तो वो अभी क्यों आए एकदम से? अभी वो बने ना बने, कुछ भी हो, वो आए क्यों? ये शगुफा छोड़ा क्यों गया?
ये किसने किया? आपने तो किया नहीं है। सही बात है, ना चर्चा तो मैंने चली। किया है, ना पत्रकारों ने किया है। हाँ, चर्चा तो ये चली कहीं ना कहीं। ये शगुफा निकल कर क्यों आया कि संजय जोशी बन सकते हैं? जो इसलिए निकल कर आया क्योंकि ये संघ के लोगों का काम है, और उनकी तो फैलाने में अफवाह मास्टरी है उनकी, जो हाँ, तो गणेश जी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कोई मैं सिर्फ फैक्चुअल बातें करता हूं। तो हाँ, एकदम से उन्होंने क्या कर दिया कि संजय जोशी, और किसी और का नाम ले आते, संजय जोशी का नाम लेके गुजरातियों को हिला दिया। डरा दिया, हाँ हाँ, कि ये भी आ सकता है। हाँ, वो लॉबी को हिला दिया उन्होंने। हाँ, अब तक वो ये इत्मीनान में बैठे थे कि बीजेपी में कुछ नहीं हो सकता उनके बगैर, गुजरात पत्ता लॉबी हिला भी दी। नहीं हिल सकता। अब एक नाम से वो हिल गए। अब मोदी जी आ रहे हैं नागपुर, अभी तक नहीं गए, समय नहीं मिला, विदेश जाते हैं, दुनिया आपका जाते हैं। कहना ये है कि संघ ने संजय जोशी का नाम बढ़ा के गुजरात लॉबी की कपकपी चढ़ा दी, इसी डर की वजह से मोदी अब जा रहे हैं नागपुर पे। हाँ, बहुत एक ये फैक्टर, और भी बहुत फैक्टर है, क्योंकि आपको पता ही है, आप इतना अच्छा आकलन कर रहे हैं, आपके नागपुर के जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनको मैं सुनता हूँ, तो उनको है जानकारी, उनको शर्तिया जानकारी है संघ में क्या हो रहा है। और भी फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है ना, शगुफा खड़ा कर दिया ना, एविडेंस कुछ नहीं है, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि कुछ नहीं है, शगुफा खड़ा कर दिया। अब आप डील करिए, देखिए साहब संजय जोशी भी आ सकते हैं। अब आ तो मतलब कोई भी सकता है, अमिताभ बच्चन आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का चला दिया कि योगी आदित्यनाथ को भी अच्छा, उधर उनको बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का झगड़ा है। हाँ, वो अमित शाह जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को बनाया था, हाँ, संघ को साथ में लेकर योगी आदित्यनाथ को बनाया था, तो एक तीर से दो निशाने कर दिए उन्होंने। मैं इस वक्त संघ की बात कर रहा हूं। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही एक तीर से उन्होंने दो निशाने साध दिए। एक तो योगी आदित्यनाथ उधर सतर्क हो गए, उनको पता चल गया कि दिल्ली से उनको, अगर उनके हक की लड़ाई आएगी तो दिल्ली से उनको झगड़ा करना पड़ेगा, मतलब झगड़ा से मतलब राजनीतिक झगड़ा, वैसा झगड़ा नहीं। हाँ, और राजेश झगड़ा। दूसरा कि बीजेपी पूर्णतः ये ना समझे कभी कि विकल्प नहीं है। विकल्प हमेशा है। विकल्प हमेशा है। आपका सम्मान, आपने इतने चुनाव जितवाए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हम सब हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विकल्प नहीं है, या टाइम टू टाइम, समय समय पर हम स्थितियों का आकलन नहीं करेंगे, हम आंख मूंद कर नहीं बैठ जाएंगे, हम जेपी नड्डा के स्टेटमेंट को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम महाराष्ट्र हरियाणा आपको जितवा के दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि संघ क्या अपनी हैसियत रखता है। तो बहुत सारी चीजें थी जो बहुत वक्त से, और ये प्रश्न उनसे भी पूछेगा, आपके नागपुर के जर्नलिस्ट से, और वो अग्री करेंगे, जो बहुत वक्त से पक रही थी या अंदर ही अंदर उबल रही थी। अब क्या हुआ है कि 240 की वजह से वो सरफेस पे आ गई, और 240 में कितना बड़ा प्रतिशत है नॉन आरएसएस बैकग्राउंड के एमपीज का, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सही बात है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो वो तो हाँ, किसी के सगे हैं नहीं, वो हाँ, राजनीति एकदम के नहीं। सगे हैं, आपके सगे तो नहीं है। हाँ, एकदम नहीं। मैं आपको एकदम एक नहीं और है। बात बताता हूं। जब ये भी चर्चाओं में ही अटल जी और भैरव सिंह जी के, वो बहुत अजीज था, बहुत कमाल के व्यक्ति वो भी थे, तो डुअल मेंबरशिप तो कभी कोई थी ही नहीं, कोई संघ में कोई मेंबर ही नहीं बनता। कौन सी मेंबरशिप होती है संघ की, जरा बताइए मुझे। कोई मेंबरशिप का तरीका ही नहीं होता। आप तो शाखा में जाते हैं और दिल से मानकर उसका सदस्य बनते हैं। मेंबरशिप तो बीजेपी की भरी जाती है ना। हाँ, ठीक बात है। संघ का कौन सा मेंबरशिप फॉर्म होता है हिंदुस्तान का, कोई पत्रकार साबित कर दे। वो तो आप जाते हैं, विचारधारा से जुड़ते हैं और मन से जुड़ते हैं, लेकिन इसी डुअल मेंबरशिप को उन्होंने मुद्दा बना के सरकार हटा ली, जनता पार्टी वाली।
किसका खेल था ये? हाँ एक मतलब हिस्सा बहुत कहता रह गया, कौन सी मेंबरशिप होती नहीं। मेंबरशिप तो जनसंघ की थी, मेंबरशिप तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन की है। 32 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की, उनकी होती है, बीजेपी की होती है। आरएसएस की कौन सी मेंबरशिप होती है सर? हाँ वो तो वही शाखा में गए, ध्वज को प्रणाम किया, गुरुदक्षिणा बस दी और मेंबर हो गए। वो ठीक बात है, ठीक बस है। ये तरीका है। तो कहने का तात्पर्य मेरा सीधे शब्दों में ये है कि मोदी जी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे सब कुछ को, वो खुद ही वहां से आए हैं, उनके लिए कोई ये नई बातें नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो कि क्योंकि अभी अंग्रेजी का एक शब्द है ना, हाइब्रिड, तो प्योर तो है नहीं, ये तो हाइब्रिड बीजेपी है ना। ठीक बात। इसमें तो कहां कहां से लोग आ गए। ठीक है, आपने भी लोगों को लाने के लिए अपनी वॉशिंग मशीन लगा दी, सबको साफ सुथरा कर दिया, आपने सब कर्म किए जो राजनीति में होते हैं। कोई मतलब मैं बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये राजनीति में ऐसा होता है। संघ को साफ सुथरा दिखना है, उसको अभी भी हाथ साफ करके रखने हैं, उसको नहीं दिखना ये सब करते हुए कि सरकार गिरा दी, तोड़ दी, इतने एमएलए ले आए, इतने एमपी तोड़ दी। संघ का ये सब काम नहीं है, ये आप करो, हम तो वैचारिक हैं। अब आप खेल समझे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सीधा सीधा मसला है सारे बीजेपी की रैंक एंड फाइल को, जो आज के मौजूदा स्ट्रक्चर में आप जिन हायरार्की को जिसको गिनते हैं, उसको ये बता देने का कि निर्णय आप लेंगे, दिशा हम देंगे निर्णय की। निर्णय फाइनल आप हम ही लीजिए सर जी। बॉस बॉस हम ही हैं, मतलब बॉस हम ही हैं। हाँ, तो थोड़ा भटकिए नहीं, भटकिए नहीं, भटक जाते हैं आप लोग, अच्छा भटकिए नहीं, वापस आ जाइए। ये अज्ञान जी, ये जो जेपी नड्डा का बयान था, ये तो सब मान रहे हैं कि जेपी नड्डा की हैसियत नहीं थी वो बयान दे देते। सही बात तो ये है। बयान दिलाया क्यों गया? मोदी और शाह ने ये बयान क्यों माहौल कहा कि दिलाता जेपी नड्डा से कह दो? है, बहुत अच्छा प्रश्न है। माहौल दिलाता है ना, इंडिविजुअल नहीं दिलाता। माहौल में चर्चा होती है, माहौल दिलाता है। अरे यार, आप तो जेपी नड्डा है, मतलब आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट ने, माहौल बयान दिलाता है ना। अब उस माहौल के पीछे व्यक्ति कौन है, सबको पता है कि ये माहौल किसका है, सरकार किसकी है। तो वो माहौल आपको बयान दिलवा देता है, वो आपको इतना एम्पावर कर देता है अंदर से कि आप सोचते हैं कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कैसे हो? मोदी के मन का होगा या संघ के मन का होगा? कैसे रास्ता निकले? देखिए, रास्ता तो कोई बीच का निकलेगा, लेकिन परेशानी यहां पर क्या है, दिक्कत क्या है, एकदम स्पष्ट कह देता हूं। पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से गुजरात लॉबी का ही व्यक्ति होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पर चर्चा कम हो रही है, जो मेरे लिए ज्यादा, चूंकि मैंने बीजेपी और आरएसएस के रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली एनालाइज किया है, लिखा इतना है इसके बारे में। अध्यक्ष तो पार्टी का होगा, पार्टी एक हिस्सा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का। सबसे बड़ा जो फैसला है, जो सब मसलों को अटकाएगा, और मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको सब पता है। मैंने कहा ना, वो तो वहीं से निकल कर आए हैं, तो उनको नहीं पता होगा तो किसको मालूम होगा। वो होगा संगठन महामंत्री। हाँ, जो कहना नहीं चाहिए ये शब्द, क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल पर बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग एक व्यापक विषय पर बात कर रहे हैं। जो अभी तक आपने थोड़ा सा ढुलमुल रखा, हाँ, रामलाल जी को रखा और बाकी लोगों को रखा, हाँ, वो आप ही की पॉकेट के थे। वो भूमिका सबसे बड़ी होगी। अब मेरे नजरिए से अध्यक्ष से बड़ी भूमिका वो होगी संगठन में क्या संजय जोशी हो सकते उन्होंने हैं? संगठन ने 10 साल में ये देख लिया कि अगर आप दूरी बनाए रखिए, या आपका कोई व्यक्ति एक्टिव नहीं हो बीच में, फैसिलिटेटर कह लीजिए, इंटरफेस कह लीजिए, अंग्रेजी का शब्द है ये, तो आप को हल्का सा आदमी हल्के में लेने लगता है। तो ये जो भी व्यक्ति बनेगा, जो मैं नहीं जानता, इसका कोई भी मुझे अंदाजा नहीं है, शवगुफा संजय उन्होंने जोशी बन सकते संजय जोशी का छोड़ दिया, बन ठीक सकते है। संजय जोशी।
क्यों नहीं बन सकते? तो आरएसएस पर निर्भर करता है। तो और वो मोदी जो राजी हो जाएंगे? इंटरफेस होगा, हाँ मोदी राजी हो जाएंगे संजय जोशी के नाम पे? मोदी राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये तो फिर संघ का फैसला होगा ना, संघ को राजी कराना। मोदी नहीं राजी होंगे, मोदी नहीं ना, तुम हाँ। जो पुराना इतिहास है उसको देखते हो तो मोदी नेचुरली नहीं राजी होंगे। मैं आज आपसे अब कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे आए हैं, कुछ हमारे बहुत अजीज पुराने मित्र हैं। एक जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल डिस्कस होता है, और मध्य प्रदेश मॉडल नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 की बात बता रहा हूँ आपको, ऑन कैमरा कहा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कैबिनेट में है, जिनको वो लोग नहीं चाहते कि वो कैबिनेट में हो, आए ना, तो किसी के ना चाहने पे आए। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। मोदी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि संजय जोशी की कोई भूमिका लगे, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनकी भूमिका नहीं लग सकती। और अगर नहीं लग सकती तो बड़ा शानदार खेल खेला है उसे शगुफे के लिए उनका नाम उछालने का। एक मिनट रोकूंगा आपको मैं, एक मिनट सर। हाँ सर हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है कि मतलब अगर संघ बनवाएगा, लेकिन बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। और मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, और 75 साल का नियम उन्होंने बनाया है कि भाई 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल। ऐसे में अगर संजय जोशी संगठन के महामंत्री हो गए, उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, तो क्या मोदी जी अब एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ मतलब मैंने जैसे कहा कि वो बुद्धिमान है, वो खुद जानते हैं संघ को, समझते हैं बहुत सारी बातों को, और किसी भी बाहर वाले से, किसी भी जर्नलिस्ट से बेहतर समझते हैं सारी बातों को। तो जैसे मैंने अटल जी का आपको एक घटना और एक बातचीत का हिस्सा बताया, तो वो कोई असंघ की आलोचना नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छी एनालिसिस दे रहे थे कि आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका क्या होती है। तो चूंकि मोदी जी ये सब समझते हैं, तो अब निर्णय तो उनको लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने एक बार 75 साल का इस्तेमाल करके जिसको आप नहीं चाहते थे उसको मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया। आप क्या चाहते हैं कि आप व्हाइट हाउस पहुंच जाए? तो अच्छा, संघ के लिए भी बहुत बड़ी चीज है, जो आम कार्य करता है आपसे, चलिए आप बड़े व्यक्ति के हैं तो शायद आपसे कम लोग उस तरह से मिलते हो, लेकिन कहीं आप निकल जाइए, संघ के घरों में जाइए, या जो परिवार होते हैं, तो देखिए वो संघ को बड़े आदर से देखते हैं, बहुत सम्मान से देखते हैं। ये सच बात है, क्योंकि उनका एक भावनात्मक जुड़ाव है। मैंने कहा ना, कोई पर्ची काट के संघ का सदस्य नहीं बनता। वो क्या सोचेंगे संघ के बारे में कि संघ की हैसियत ही नहीं थी। एक बात आपने, फिर मैं मूल प्रश्न पे आता हूं, ये 75 साल वाला शगुफा क्यों छुड़वाया आपने? अब तो खुद फंस गए उसमें आके। अब आप ये मतलब, अगर आप नहीं हट पाए, या संघ कोई निर्णय नहीं बता पाया, या बीजेपी की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ पाया, तो सबसे ज्यादा स्थिति विकट किसकी होगी? संघ की होगी ना, कि अब आपके हाथ में बीजेपी नहीं रही। तो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अब तीसरे विषय पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, ये भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूं, बहुत गौर से आपके यहाँ के चर्चाओं को सुनता हूं। योगी आदित्यनाथ, बहुत हो गया मुझे भी सुनते हुए। पहले मैं अजय बिष्ट कहता था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अजय बिष्ट नहीं करिए, औपचारिक तौर पर उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। मैंने कहा ठीक है, औपचारिक नाम लेंगे, क्योंकि राजनीति में कोई योगी होता नहीं, और किसी योगी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं। मठ का काम कब से जानते हैं, इनका बैकग्राउंड। अब मैं आपको एक चुनाव बताता हूं, इसको भी आंकड़ों से जांच लीजिएगा, तथ्यों पर। जब बहुत कुछ हो गया तो अंततः अटल जी के नेक्स्ट मानते हुए, शुरू में वो नहीं बने थे, ध्यान रखिएगा, 6.5 साल में 3 बार गिरे हैं वाजपेयी, 4 बार गिरे हैं, बल्कि 3 बार उनकी सरकार गिरी है, एक दिन तो 13 दिन में ही गिर गए थे वो। शुरू में ऐसा नहीं हुआ था। बाद के समय में लाल कृष्ण आडवाणी को देश का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, कि स्पष्ट हो जाए कि अटल जी जब नहीं होंगे तो आडवाणी जी लीड करेंगे। 2009 का चुनाव उनको रखकर लड़ा गया, ठीक है। और अब इसको जोड़िएगा जरा योगी आदित्यनाथ से। पता नहीं उनके सलाहकार उनको ये आंकड़ा दे रहे हैं, बताते हैं या नहीं, या छुपाते हैं चमचागिरी में।
20% कोर हिंदू वोट के नीचे आ गई थी बीजेपी, और क्या हश्र हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी का। कांग्रेस की सीटें 200 पार हो गई थी। अर्थात अगर आपने सारा भौकाल राजनीतिक बना रखा है, हिंदू 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 आक्रामक हिंदू आक्रामक हिंदू, तो 20% के नेता हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। एकदम फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। 20% के लिए ये मुझे नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ के कौन सलाहकार है, वो उनको बता रहे हैं या नहीं। और इससे इसका उदाहरण भारतीय राजनीति के इतिहास में लाल कृष्ण आडवाणी का 2009 का चुनाव हारना है। हाँ, वो भी उग्र हिंदू देता थे। ठीक, बिल्कुल, बहुत शानदार आंकड़ा नहीं आपका जी। तो ये ध्यान रखिए, इतना योगी 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 यार, योगी बस आओ, नहीं 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 नहीं, योगी प्लस क्या है मुझे ये तो बताइए जरा। उग्र सांप्रदायिकता के प्लस क्या है? हाँ, मुझे आज तक कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि योगी प्लस क्या है। वाजपेयी प्लस 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 इतना था, उसके बावजूद भी कभी 272 नहीं आई उनकी। चमत्कार किया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि मोदी ने प्लस बैकवर्ड लाया। हाँ, और वहीं से बैकवर्ड हिंदुआइजेशन हुआ, पूरा गेम ही पलट दिया मोदी ने उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए मैंने तारीफ लिखी है अमित शाह की अपनी किताब में। बट कोर वोट प्लस क्या है, आप ये तो बताइए। कोर वोट तो यही है। चलिए अब सेंसस होगी, नया आंकड़ा आएगा, ये बढ़ के बढ़ गया होगा थोड़ा सा ज्यादा, 1% 2% ज्यादा चला गया होगा। तो आप क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना इस पर देख रहे हैं? आपके पास 34-35% तक बेयर मिनिमम पहुंचने का वोट कौन सा है? वो खतरनाक बात। पता बड़े बड़े कॉलेजेस से मेरी बहस हो चुकी है, दुनिया में बहस हो चुकी है, कोई बता नहीं पा रहा है मुझे। हिंदू नेता बिल्कुल हिंदू नेता है, मैं मानता हूँ बहुत बड़े हिंदू नेता है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। आगे का तो बताइए। अब इसी चीज पर हम आ जाते हैं, तो ये बात संघ भी समझता है। अब आया आपके पॉइंट पर, जो आपका प्रश्न है, ये बात संघ समझता है, इसलिए वो मुसलमानों की भी बात कर लेता है, इसीलिए वो इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कर देता है कि ये सब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कभी कभी अपने तरीके से कह देता है कि ये ठीक नहीं है। संभल जैसी घटनाएं या जो भी, मतलब मैं डिटेल्स में आपके चैनल पे रोज आते इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। तो वो ये रियलाइज कर रहा है। 95 एमएन श्रीनिवास ने सोशल इंजीनियरिंग का टर्म दिया था, गोविंदाचार्य ने नहीं। वो हिस्टोरियन थे, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स पे काम करते थे, एमएन श्रीनिवास। और उस किताब को संघ के बड़े ज्ञानी लोगों ने पढ़ा था, और वहां से ये थ्योरी इवॉल्व हुई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी से अकेले हम सरकार नहीं बना पाएंगे, हमें चाहिए होगा वाजपेयी, एक उदारवादी, जिसके अंडर में बनेगी कोएलिशन, बिल्कुल ठीक, जिसको नेहरूवियन सोशलिस्ट कहा जाता था आरएसएस के प्रचारक होने के बावजूद। और वो ही चीज उनकी काम आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब साल की कोएलिशन गवर्नमेंट्स के बाद फाइनली वाजपेयी का 13 दिन के गिरने के बाद मौका आया। अब जो है, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आप क्या सच में संघ क्या सच में सोचता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या वो सच में सोचता है कि सिर्फ हार्ड लाइन हिंदुत्व से उनकी सरकार आ जाएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम सही कहा आप। आखिर बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त आज आपने, अभियान जी, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से, आज आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके यहाँ सुन रहा था अलग अलग बहसों को, तो बहुत ही बढ़िया उनके पॉइंट्स बना के मैंने कहा उसको सारांश में लेके आए, उनको पर्सपेक्टिव और पृष्ठभूमि में लेके आए। बिल्कुल सही बात है। और यही भाई हम लोग ये नहीं बता सकते कि अध्यक्ष निर्णय क्या लेगा, लेकिन हम दिशा का आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी, आज आपने मुझे इतना समय दिया, अच्छी बातचीत की, थैंक यू सर। पूरी बातचीत सुनी आपने, एक ऐसे शानदार पत्रकार जिनको दुनिया सुनती है, लंबे समय तक टीवी के पत्रकार रहे और आज बहुत शानदार बातचीत की।
आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।